नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीटी पीटी या पीआरटी वाला, जिसके आगे जुलाई में या होने की संभावना है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और सभी के सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, और जिसमें हमने सबसे पहले आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया है, और उसके बाद में अन्य जो सब्जेक्ट होगा उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करेंगे। उदाहरण सहित हम यहाँ पर क्वेश्चनों को करने वाले हैं ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी जो यहाँ पर प्रतिक्रिया होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए? आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। अच्छा, उसके दादाजी आए हैं। बच्चे, आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। दादा आया है की जगह दादी जी आए हैं कहना चाहिए। अब कौन से वाली लाइन यहाँ पर ठीक हो सकती है? इसमें यही होनी चाहिए थी, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। जब एक बच्चा कहता है कि उसके दादा आया है, तो शिक्षक को तुरंत उसकी गलती सुधारने की बजाय उसके भाव को स्वीकार करते हुए सही वाक्य का उपयोग करना चाहिए। जैसे शिक्षक मुस्कुराते हुए कह सकता है कि अच्छा, आपके दादाजी आए हैं, उनसे मिलकर तुम्हें खुशी होगी। इस तरह शिक्षक बच्चे की बात को स्वीकार करता है और साथ ही अनजाने में ही सही व्याकरण का मॉडल भी प्रस्तुत करता है, और यह बच्चे को आत्मविश्वास भी देता है और उसे यह एहसास नहीं कराता कि उसने कोई गलती की है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सी आंसर हमारा रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को, उनके शैक्षिक निष्पादन को करता है। अब क्या करता है? घटाता, प्रभावित नहीं करता, बढ़ाता, घटाता, बढ़ाता, बढ़ाता, घटाता, घटाता है। तो क्या करता है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा होगा? घटाएगा, ये वाला। तो बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूह में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाएगा और उनके शैक्षणिक निष्पादन को भी घटाएगा। जैसे यदि एक छात्र है, मतलब एक कक्षा है, कक्षा में छात्रों को उनके बुद्धि लब्धांक आईक्यू के आधार पर उच्च आईक्यू और निम्न आईक्यू वाले समूह में बांट दिया जाता है। तो निम्न आईक्यू समूह के बच्चों को अक्सर यह महसूस होने लगता है कि वे कम बुद्धिमान हैं, और इससे उनकी स्वगरिमा जो घट जाती है, और इसके साथ ही शिक्षकों की अपेक्षाएं भी उन बच्चों के प्रति कम हो सकती हैं, जिससे उन्हें कम चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जा सकते हैं और उनके शैक्षिक निष्पादन में भी गिरावट आ सकती है। ये तो बात ऐसी है जैसे एक क्लास है, उसमें कुछ अच्छे पढ़ने वाले हैं, तेज पढ़ने वाले हैं, कुछ धीमे पढ़ने वाले हैं। आप धीमे पढ़ने वालों को अलग कर दो तेज पढ़ने वालों से, तो उनके अंदर तो घृणा की भावना अपने आप ही आ जाएगी कि हम जाकर कम उनसे अलग कर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम था 2009, इसके क्रियान्वयन के बाद जो कक्षा कक्ष है, जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है, आयु के अनुसार समजातीय है, आयु के अनुसार विषम जातीय है या अप्रभावित है? क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। कौन से वाली बात यहाँ पर इसमें ठीक हो सकती है? ये वाली आयु के अनुसार समझाती है। अब जो शिक्षा का जो अधिकार था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, यदि कोई बच्चा 6 वर्ष का है और उसने पहले कभी स्कूल में प्रवेश नहीं लिया है, तो उसे सीधे पहली कक्षा में नामांकित किया जाएगा। इसी तरह से 8 वर्ष के बच्चे को सीधे तीसरी कक्षा में नामांकित किया जाएगा, भले उसकी पिछली औपचारिक शिक्षा न हुई हो। तो इस प्रावधान का उद्देश्य सुनिश्चित करना था कि बच्चे उनकी उम्र के अनुसार उपयुक्त कक्षा में हों। नतीजन प्रत्येक कक्षा में अधिकांश छात्र एक ही आयु वर्ग के होते हैं, जिससे कक्षा या आयु के अनुसार अधिक समजातीय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था इनमें से कौन सी हो सकती है? कवि, वाचक, राजनीतिक या शल्य चिकित्सक की? तो यहाँ पर शारीरिक गतिबुद्धि वाला है तो शल्य चिकित्सक हो जाएगा, डॉक्टर जो होता है। अब जैसे शारीरिक गतिक बुद्धि है, ये उन व्यक्ति में पाई जाती है जो अपने शरीर का उपयोग करके समस्याओं को हल करने, उत्पाद बनाने या भावनाओं को व्यक्त करने में कुशल होते हैं।
एक शल्य चिकित्सक मतलब सर्जन को अपने हाथों और औजारों का अत्यंत सटीक और नियंत्रित उपयोग करना होता है, और यह सारी गतिक बुद्धि का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जहाँ व्यक्ति अपने शरीर और उनकी गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। कविवाचक और राजनीतिक नेता मुख्य रूप से भाषाई या अंत व्यक्ति बुद्धि का उपयोग करते हैं। आपके डॉक्टर है, सर्जन, आप चीर फाड़ का काम है तो नियंत्रण तो रखना ही होगा, नहीं तो नस कोई सी काटनी होगी, कट जाएगी कोई सी। नेक्स्ट है जीव विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं और लड़कियां आंकड़ों का रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहती है। तो ये जो प्रवृत्ति है यहाँ पर, ये क्या दिखाती है? अब क्या दिखाएगी? लड़कों उपकरणों का ज़्यादा कुशलता से लड़के जो है उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि इस प्रकार के कार्य को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं, और लड़कियां नाजुक होने के कारण से काम करना पसंद करती है जिसमें ऊर्जा की खपत कम होती है, और लड़कियां बेहतरीन अवलोकन करते होती है और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती है, और पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिका विद्यालय में भी होती है। तो कौन से वाला इसमें ठीक हो सकता है? क्योंकि उसी की बात है ये रूढ़िबद्ध जेंडर वाली, स्त्री पुरुष वाली। अब जैसे यह परिदृश्य एक विशिष्ट लैंगिक रूढ़िवादिता उसको दिखाता है। समाज में अक्सर ये धारणा बनी रहती है कि पुरुष तकनीकी या नियंत्रण वाले कार्य में बेहतर होते हैं जबकि महिलाएं सहायक या साफ सफाई वाले कार्यों के लिए उपयुक्त होती हैं। तो ये केवल प्राकृतिक क्षमता कौशल का मामला नहीं है बल्कि सामाजिक अपेक्षा और सीखे व्यवहार का परिणाम है। तो ये उदाहरण दिखाता है कि कैसे सामाजिक रूढ़ियाँ विद्यालय और यहाँ तक कि विज्ञान प्रयोगशाला जैसे स्थानों में भी बच्चों के व्यवहार को प्रभावित करती है। तो ये धारणा रखी जाती है कि लड़के जा बाहर का काम करेंगे और लड़के घर का काम करेंगे। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता वाला क्वेश्चन है। इसके बाद है कक्षा का जो सिद्धांत है। कक्षा का सिद्धांत कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को करते हैं, यह सीखने के वातावरण को क्या करेगा। तो कक्षा का यहाँ पर हम सिद्धांत लिख लेते हैं। ये कक्षा का जो है सिद्धांत है, परिभाषित करेगा, कम करने की कम प्रभावित बनाता है, व्याख्यात है पर कोई प्रभाव नहीं डालता, निर्मित है। मतलब कौन सी वाली बात ठीक है इसमें? अब ठीक कौन सी वाली है? यही कक्षा का सिद्धांत कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को निर्मित करते हैं, यह सीखने के पर वातावरण जेंडर को निर्मित करता है और यह सीखने के वातावरण जो उसको प्रभावित करता है। तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। तो कक्षा का सिद्धांत कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को निर्मित करते हैं, यह सीखने के वातावरण पर प्रभाव डालता है। अब निष्क्रिय या स्थिर कक्षा का संदर्भ, जहाँ लिंग भूमिका पहले से तय होती है, में शिक्षक और विद्यार्थी अक्सर अनजाने में या जाने अनजाने में जेंडर लिंग की भूमिकाओं को निर्मित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक शिक्षक हमेशा लड़कों को भारी सामान उठाने के लिए कहता है और लड़कियों को सजावट के काम करने के लिए, तो वे छात्रों के मन में लिंग संबंधी भूमिकाओं को निर्मित कर रहे हैं और इस सीखने के वातावरण को प्रभावित करेगा ही, क्योंकि यह बच्चों को लिंग आधारित रूढ़ियों के अनुसार व्यवहार करना सिखाता है। तो उनकी क्षमताओं को सीमित कर सकता है और उन्हें कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने से भी रोक सकता है। नेक्स्ट है, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा में सीख लेते हैं। अब ये पहले भी आपका एग्जाम हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था। अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा में सीख लेते हैं 1 वर्ष की आयु में, 4 में, 6 में या फिर 2 वर्ष की आयु में। तो 4 वर्ष की आयु में। तो अधिकांश बच्चे लगभग 3 से 4 साल की उम्र तक अपनी मातृभाषा या जिस भाषा के संपर्क में बचपन से रहते हैं काफ़ी हद तक दक्षता हासिल कर लेते हैं और इस उम्र तक वे वाक्य बनाना, संवाद करना, अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करना सीख जाते हैं। हालांकि भाषा विकास एक सतत प्रक्रिया है जो किशोरावस्था और वैश्यकावस्था तक चलती रहती है, लेकिन मूल भाषा संरचना और मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता आमतौर पर 4 साल की उम्र तक विकसित हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है।
अब विद्यालय पूर्वावस्था में, शैशव, पूर्व बाल्य या उत्तर बाल्यावस्था में। तो बच्चे का सामाजिक विकास कब प्रारंभ होगा? तो कब प्रारंभ होगा? पूर्व बाल्यावस्था में। अब बच्चे का जो सामाजिक विकास है वो वास्तव में पूर्व जो बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, इसमें शुरू हो जाएगा, जो होती है 2 से 6 वर्ष की। और इस अवस्था में बच्चे अपने परिवार के सदस्यों के अलावा नए लोग, जैसे कि उसके मित्र, सहपाठी हो गए, शिक्षक या खेल के साथी के साथ बातचीत करना शुरू करते हैं। वे खेल के माध्यम से सामाजिक नियम सीखते हैं, साझा करना, सहयोग करना और दूसरे की भावनाओं को समझना सीखते हैं। शैशवावस्था में भी सामाजिक संपर्क होता है, लेकिन वह मुख्य रूप से माता पिता या प्राथमिक देखभाल करने वाले तक ही सीमित होता है। तो विद्यालय पूर्व अवस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था के बाद के 2 चरण हैं, क्योंकि बाल्यावस्था इसी को 2 भागों में बांट लो, पूर्व और उत्तर वाली। तो जहाँ सामाजिक विकास और अधिक जटिल होता है। नेक्स्ट है विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का जो सर्वोत्तम तरीका है। विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना। संगीत प्रतियोगिताओं के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। शिक्षकों के द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अधिक संज्ञान। पुरुष और महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। तो विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? यही है, शिक्षकों के द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अधिसंज्ञान। अब जो लिंग भेदभाव जो है उसको दूर करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? शिक्षक स्वयं अपने व्यवहार में निहित पूर्व आग्रह और पक्षपातपूर्ण रवैये को पहचाने और समझे, और इसे अधिसंज्ञान जो हम कहेंगे, यानी अपनी सोच प्रक्रिया के बारे में सोचना। जब शिक्षक इस बात के प्रति जागरूक होंगे कि वे अनजाने में भी लिंग के आधार पर बच्चों के साथ भेदभाव कर सकते हैं, जैसे लड़कों को गणित में बेहतर मानना या लड़कियों को शांत रहने की उम्मीद करना, तभी वे इन व्यवहारों को सुधारने के लिए सचेत प्रयास कर पाएंगे। केवल नियम बनाने या शिक्षकों की संख्या बराबर करने से व्यवहार में स्वतः बदलाव नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए। अच्छी लड़की, अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों को अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब कक्षा में जो जेंडर रूढ़िवादिता जो है उससे बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन 1 वाला रहेगा, अपारंपरिक भूमिका में उन्हें रखना चाहिए। मतलब जैसे जेंडर रूढ़िवादिता है, ये तब होती है जब समाज लिंग के आधार पर लोगों के लिए विशिष्ट भूमिकाएं और अपेक्षाएं निर्धारित करता है, और इससे बचने के लिए शिक्षक को कक्षा में अपारंपरिक भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि पारंपरिक रूप से लड़कों को ही विज्ञान प्रयोग में उपकरण संभालने का काम दिया जाता है, तो शिक्षक को लड़कियों को भी यही भूमिका देनी चाहिए। इसी तरह यदि लड़कियां आमतौर पर कला या संगीत गतिविधियों में अधिक शामिल होती हैं, तो लड़कों को भी इसमें समान रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और यह बच्चों को यह समझने में मदद करता है कि उनकी क्षमता लिंग आधारित नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नता को पूरा करना चाहिए? विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नता को पूरा करना चाहिए? व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। तो विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नता को पूरा करना चाहिए? कौन सा है यहाँ पर? अब इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है इसका डी वाला हो जाएगा, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। अब जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं ये स्वीकार करती हैं कि प्रत्येक शिक्षार्थी अद्वितीय है, उसकी अपनी सीखने की गति, शैली और रुचि, ये क्षमताएं अलग अलग होती हैं। विद्यालयों को इन भिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए और उन्हें समायोजित करना चाहिए, न कि उन्हें कम करने या फिर समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जब विद्यालय व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकार करते हैं तो वे प्रत्येक शिक्षार्थी को यह महसूस कराते हैं कि वे विशिष्ट हैं, मतलब स्पेशल है, और उनकी अपनी ताकत और मूल्य है। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक को अलग अलग शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए, विभिन्न प्रकार के सीखने के संसाधन प्रदान करने चाहिए, और छात्रों को उनकी रुचियों के अनुसार परियोजनाएं चुनने की स्वतंत्रता देनी चाहिए, ताकि प्रत्येक छात्र अपनी विशिष्टता को पहचान सके और उसे
विकसित कर सके। तो वैसे भी प्रत्येक बच्चा अपने आप में अद्वितीय ही होता है, सबका सोचने का, काम करने का तरीका अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में व्यक्ति भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। शिक्षार्थियों को में व्यक्तिगत भिन्नता को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना या सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। तो शिक्षार्थी में व्यक्तिगत भिन्नता को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो ऑप्शन ए वाला है कि बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को संबोधित करने का सबसे प्रभावी तरीका एक बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को अपनाना है। इसका अर्थ है कि शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया बच्चे की आवश्यकताओं, रुचि और क्षमताओं पर केंद्रित होनी चाहिए। विद्यालय को विभिन्न शिक्षण शैलियों और गतियों को समायोजित करने के लिए सीखने के अनेक अवसर प्रदान करने चाहिए। उदाहरण के लिए ही विषय को समझाने के लिए व्याख्यान, समूह कार्य, परियोजना कार्य, दृश्य श्रव्य सामग्री और क्षेत्र भ्रमण जैसे विभिन्न तरीकों का उपयोग करना चाहिए और सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चा अपनी पसंदीदा और प्रभावी विधि से सीख सके। इसके बाद आ जाता है समाजीकरण। शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। अब समाजीकरण क्या है? शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण का मतलब है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। समाजीकरण क्या है? सोशलाइजेशन। तो ये वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के मूल्य, विश्वास, मानदंड और व्यवहार को सीखता है और आत्मसात करता है। यह एक आजीवन प्रक्रिया है जो व्यक्ति को समाज में प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाती है। उदाहरण के लिए जैसे एक बच्चा है अपने माता पिता, साथियों और शिक्षकों से यह सीखता है कि बड़ों का सम्मान कैसे करना है, सार्वजनिक स्थानों पर कैसे व्यवहार करना है और दूसरों के साथ कैसे बातचीत करनी है। तो ये सभी समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन के उदाहरण हैं जो व्यक्ति को समाज का एक सक्रिय और स्वीकार्य सदस्य बनाता है। नेक्स्ट आ जाता है सामाजिक भूमिकाओं के कारण, न कि जीव वैज्ञानिक संप्रति के कारण सौंपी गई विशेषताएं कहलाती है। जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका नैदानिकी। तो सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संप्रति के कारण सौंपी गई विशेषताएं क्या कहलाती है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहा जाएगा उसको, जब किसी व्यक्ति को जैविक पहचान मतलब पुरुष या फिर महिला के आधार पर विशिष्ट भूमिका, विशेषताएं या व्यवहार सौंपे जाते हैं और ये विशेषताएं सामाजिक अपेक्षाओं या परंपराओं से उत्पन्न होती हैं, न कि उनकी वास्तविक जैविक प्रकृति से। तो इसे हम जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे लड़कियां रोती नहीं या लड़के भावुक नहीं होते, या महिलाएं घर के काम के लिए हैं और पुरुष बाहर के काम के लिए। तो सभी जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता के उदाहरण हैं और ये मान्यताएं सामाजिक रूप से निर्मित होती हैं और अक्सर व्यक्ति की वास्तविक क्षमता या रुचि को बाधित करती हैं। कि जैसे लड़कियां घर का काम करेंगी और लड़के बाहर जाकर नौकरी करेंगे, जैसे पुराने टाइम में होता था, पुराने समय में। अब तो स्थिति बहुत कुछ बदल चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है। नेक्स्ट है, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें थी, अब क्या थी उन्हें?
नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा, आत्मसिद्धि की प्राप्ति, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की अपेक्षा, अपने परिवार के नाम की ख्याति या फिर प्राप्ति। तो क्या चीज़ थी उन्हें जो देश के लिए शहीद हो गई? तो ये थी आत्मसिद्धि की प्राप्ति। तो ये जो अगर हम क्वेश्चन देखें तो जैसे मैस्लो मनोवैज्ञानिक जो हुए हैं उनका आवश्यकता पदानुक्रम का जो सिद्धांत है उससे संबंधित है। आत्म सिद्धि मास्लो के पदानुक्रम में सर्वोच्च आवश्यकता है, जहाँ व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता का एहसास करने और जीवन की अर्थ को खोजने की कोशिश करता है। विक्रम बत्रा जैसे सैन्य नायक के लिए अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देना शायद आत्म सिद्धि का एक रूप था, जहाँ उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा किया, भले ही इसमें अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं का उल्लंघन हुआ हो। यह केवल नवीन अनुभव या परिवार की ख्याति से बढ़कर कुछ था। तो यह उनके मूल्य और आदर्शों की परिकाष्ठा मानी गई थी। अगला क्वेश्चन है प्रतिक्रिया का विलोप होना। निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? आंशिक पुनर्बलन, निरंतर पुनर्बलन, दंड या मौखिक भर्त्सना। प्रतिक्रिया का विलोप होना किसके बाद अति कठिन है? आंशिक पुनर्बलन के, जो ऑप्शन ए में है यहाँ पर। अब जो मनोविज्ञान है इसमें विलोपन का मतलब है किसी सीखे हुए व्यवहार का धीरे धीरे कम होना या फिर समाप्त होना, जब उसे पुनः बलित करना बंद कर दिया जाता है। आंशिक पुनर्बलन तब होगा जब व्यवहार को हर बार पुनः बलित नहीं किया जाता, बल्कि अनियमित अंतराल पर पुनः बलित किया जाता है। आंशिक पुनर्बलन अनुसूची पर सीखे गए व्यवहार निरंतर पुनर्बलन पर सीखे गए व्यवहार की तुलना में विलोपन के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। उदाहरण के लिए, एक जुआरी जो जानता है कि हर बार दाव लगाने पर उसे जीत नहीं मिलेगी, लेकिन कभी कभी मिलती है, तो आंशिक पुनर्बलन हो गया। तो यहाँ से तो आप समझ ही सकते हैं, आंशिक मतलब संभावना हो सकती है जीते भी नहीं भी जीते। तो वह जुआ खेलना आसानी से नहीं छोड़ता, आदत बन चुकी होती है, बहुत मुश्किल से छूटती है। जैसे शराबी की आदत है, शराब पीते हैं बहुत मुश्किल से छूटती है। तो नशा कोई सा भी है। वहीं यदि एक बच्चा जो हमेशा खिलौना मिलने पर रोना बंद कर देता है, वो हो गया निरंतर पुनर्बलन। तो जैसे ही खिलौना मिलना बंद होगा उसका रोना जल्दी बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह आंशिक और निरंतर पुनर्बलन है। इसके बाद इनमें से किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है? तो कौन से के अतिरिक्त सभी तथ्य संकेत करेंगे कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है? हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंध का विकास, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। तो कौन सा तथ्य संकेत करेगा कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है? तो यही करेगा, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। अब जैसे एक बच्चा है जो संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है, मतलब इमोशनल तौर पर भी और जो सोशल है उसके तौर पर भी, तो वह आमतौर पर अपने साथियों के साथ संबंध बनाता है, जैसे कि ऑप्शन ए में दिया गया था। चुनौतीपूर्ण कार्य में संलग्न होता है, जैसे कि बी में है, और अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करेगा, जैसे कि ऑप्शन सी में है। हालांकि हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, जैसे कि ऑप्शन बी में दिया गया है, हमेशा स्वस्थ समायोजन का संकेत नहीं होगा। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा कभी कभी असुरक्षा, ईर्ष्या या दूसरे के प्रति नकारात्मक भावनाओं का कारण बन सकती है, जो सामाजिक संवेगात्मक विकास के लिए हानिकारक हो सकती है। तो स्वस्थ समायोजन में सहयोग और अन्य आश्रितता भी शामिल होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संरक्षण और इनमें कौन सा? विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, व्यक्तिक विकास, बच्चों को लेबलों में समायोजित करना, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। तो समाजीकरण में क्या है? अब समाजीकरण में कौन सा आएगा?
सॉरी ये आ जाएगा ऑप्शन जो बी में है यहाँ पर, तो बी वाला आ जाएगा व्यक्ति विकास। अब जैसे सामाजिकरण क्या है, वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के मानदंड, मूल्य और व्यवहार को सीखता है। और इस प्रक्रिया के दो पहलू माने गए हैं, सांस्कृतिक संरक्षण और व्यक्तिगत। सांस्कृतिक मतलब जैसे कल्चरल हो गया, प्रिजर्वेशन। तो व्यक्ति समाज की स्थापित संस्कृति, परंपरा और ज्ञान को आत्मसात करता है। और व्यक्तिगत विकास, इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति अपना अनूठा व्यक्तित्व भी विकसित करता है। वह सीखता है कि समाज में कैसे फिट होना है, लेकिन साथ ही अपनी पहचान, रुचि और क्षमताएं भी विकसित करता है। उदाहरण के लिए एक बच्चा अपने परिवार और समुदाय से बच्चों और रीति रिवाज को सीखता है, लेकिन साथ ही अपनी पसंद नापसंद, रचनात्मकता और सोचने का अपना तरीका भी विकसित करता है। तो ये होगा व्यक्तिगत विकास। तो व्यक्ति विकास यहाँ पर माना गया है। इसके बाद है भाषा अवबोधन, इससे संबंधित विकार, चल आघात, पठन वैकल्य, वाक संबंध रोग या भाषा आघात। तो भाषा अवबोधन से संबंधित विकार कौन सा है? भाषा है, तो यही हो जाएगा भाषा आघात। अब भाषा आघात एक ऐसा भाषा विकार है जो मस्तिष्क के उस हिस्से को नुकसान पहुंचाने का कारण होता है जो भाषा को नियंत्रित करता है, और इससे व्यक्ति के बोलने, समझने, पढ़ने लिखने की क्षमता प्रभावित होती है और सीधे भाषा अवबोधन से संबंधित है। चल आघात ऑप्शन ए में जैसे क्या आया था, ये एक गति विकार है जहां व्यक्ति को सामान्य मांसपेशियों की ताकत, समन्वय और इच्छा के बावजूद लक्ष्य निर्देशित गतिविधियों को करने में कठिनाई होती है। पठन वैकल्य जैसे कि ऑप्शन बी में आया था, तो सीखने की एक क्षमता है जो मुख्य रूप से पढ़ने में कठिनाई से जुड़ी हुई है, लेकिन यह सीधे भाषा अवबोधन से अधिक अक्षर, ध्वनि संबंध या वर्तनी से संबंधित है। वाक संबंध रोग, तो बोलने की प्रक्रिया से संबंधित है, जैसे उच्चारण में कठिनाई का लाना, न कि भाषा को समझने और उत्पन्न करने की क्षमता। तो भाषाघात जो है इस प्रकार से इसमें माना गया था, वो इससे भाषा को समझने और व्यक्त करने में कठिनाई होती है, उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद हैं, लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को विवेकपूर्ण कार्य को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। हानिकारक है क्योंकि इसमें विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होता है। अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक यह है यहाँ पर पाठ्यचर्या तो मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करता है। लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक संरचना को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करता है। तो कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भेद से क्या मतलब था यहाँ पर? तो इसी से था ऑप्शन डी से। लाभकारी है क्योंकि विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक संरचना को खोजने में अध्यापक को प्रवृत्त करता है। अब जैसे कक्षा है, कक्षा में विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभेद एक महत्वपूर्ण संसाधन है, और ये भिन्नताएं जैसे सीखने की शैली, गति, रुचि, पूर्व ज्ञान शिक्षकों के लिए लाभकारी होती है क्योंकि वे शिक्षकों को प्रत्येक छात्र की संज्ञानात्मक संरचना को समझने के लिए प्रेरित करती है। जब शिक्षक यह पहचानते हैं कि हर बच्चा अलग तरह से सीखता है, तो वे अपनी शिक्षण विधियों को अनुकूलित करते हैं, विविध प्रकार के शिक्षण संसाधनों का उपयोग करते हैं और व्यक्तिगत ध्यान देते हैं। तो यह है शिक्षकों को छात्रों की सीखने की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने और सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है, और यह एक समृद्ध और गतिशील सीखने का वातावरण बनाता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है इसको माना गया था कि कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद क्या है? लाभकारी हैं क्योंकि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचना को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब कौन सा वाला सही है?
परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। विकास के विभिन्न क्षेत्र में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। भारत सरकार की विभेदात्मक क्षति पूरकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। अब कौन से वाली बात ठीक हो सकती है इसमें? मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में कौन से वाले ठीक बात है? यही बात ठीक, ऑप्शन सी वाली। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। अब मानवीय जो विकास है, आनुवंशिकता हेरिडिटी मतलब प्रकृति या परिवेश इन्वायरमेंट या पोषण, दोनों की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है और इन दोनों का सापेक्षिक प्रभाव विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता है। जैसे शारीरिक विकास हो गया, शारीरिक विकास पर आनुवंशिकता प्रभाव अधिक स्पष्ट होता है, जैसे ऊंचाई, आंखों का रंग। लेकिन पोषण या स्वास्थ्य सेवाएं परिवेश से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भाषा विकास, भाषा सीखने की आंतरिक क्षमता आनुवंशिक हो सकती है, लेकिन जिस विशिष्ट भाषा को बच्चा सीखता है वह पूरी तरह से उसके परिवेश पर निर्भर करती है। बुद्धि को अगर हम लें, बुद्धि पर आनुवंशिकता और परिवेश दोनों का प्रभाव होता है, लेकिन उनका सापेक्षिक योगदान विभिन्न शोधों में भिन्न भिन्न पाए गए हैं। तो इसलिए कहना सबसे उचित होगा कि उनका सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा सामाजिकांग के संदर्भ में। विद्यालय के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है, अब क्या निहित है उसमें? बलात्मक अधिगम, चिंतन व समकक्षा, साथी एवं अध्यापकों की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार, अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंधित अनौपचारिक संकेत, परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समशीतोषण, ये है यहाँ पर परिवार के माध्यम से विद्यार्थियों का, यहाँ पर आ जाएगा समझौतापूर्ण। तो परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण, मूल्य व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। तो कौन से वाला ठीक है यहाँ पर? बी वाला। परिवार के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण व प्रतिवादात्मक समाजीकरण। अब जो प्रच्छन्न पाठ्यचर्या जो है उन अलिखित, अनौपचारिक और अक्सर अनजाने में दी जाने वाली सीखों को संदर्भित करती है जो विद्यालय के वातावरण, शिक्षक छात्र अंतःक्रियाओं और स्कूल की संस्कृति के माध्यम से बच्चों को मिलती है। इसमें कक्षा के नियम, शिक्षक की अपेक्षाएं और छात्रों के बीच की सामाजिक गतिशीलता शामिल होती है। उदाहरण के लिए जैसे शिक्षक हैं, इनके द्वारा लड़कों और लड़कियों के साथ अलग व्यवहार, जैसे लड़कों को अधिक प्रश्न पूछने देना, बच्चों की लिंग भूमिकाओं के बारे में अनौपचारिक संकेत देता है। तो कक्षा में प्रतिस्पर्धा सहयोग का माहौल बच्चों को सामाजिक संपर्क के तरीके सिखाता है। स्कूल के द्वारा स्वच्छता पर जोर देने से बच्चों को नागरिकता और जिम्मेदारी के बारे में अनौपचारिक सीख मिलती है और यह अनौपचारिक संकेत बच्चों को समाज में उनकी भूमिकाओं और अपेक्षाओं के बारे में सिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है कक्षा में वास्तविक सामाजिक समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। अब क्या करते रहते हैं? पारंपरिक, रचनात्मक, अध्यापक केंद्रित, सामाजिक, रचनात्मक। तो कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध, यहाँ पर वास्तविक, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, सांसारिक कर लेते हैं।
सांसारिक या सामाजिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी वाला, सामाजिक रचनात्मक। तो यह क्या है, यहाँ पर सामाजिक रचनात्मकता जो उसको दिखाता है। और इस दृष्टिकोण में अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जहाँ छात्र और शिक्षक मिलकर ज्ञान का निर्माण करते हैं। जब छात्र वास्तविक सामाजिक समस्याओं पर, जटिल परियोजनाओं पर काम करते हैं तो वे एक दूसरे से और शिक्षक से बातचीत करते हुए सीखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि छात्र स्थानीय नदी प्रदूषण की समस्या पर परियोजना पर काम कर रहा है तो वे शोध करेंगे, डेटा इकट्ठा करेंगे, समाधान पर चर्चा करेंगे और प्रस्तुति देंगे। तो इस प्रक्रिया में सहपाठियों के साथ सहयोग करते हैं, शिक्षक से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करते हैं। तो यह सहयोगात्मक और पारस्परिक अधिगम सामाजिक रचनात्मक कक्षा का एक प्रमुख लक्षण है। इसके बाद आ जाता है भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र जीन पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया था। तो ये आनुवांशिकता था, सामाजिक अंतःक्रिया था, अहम केंद्रित भाषा थी या विद्यार्थियों द्वारा सक्रियात्मक रचना थी। जीन पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया था भाषा विकास के बारे में। तो यह था सामाजिक अंतःक्रिया। अब जो जीन पियाजे हैं इन्होंने समज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ये भी आप याद रखिएगा। तो अपने सिद्धांत में बच्चे के आंतरिक मानसिक प्रक्रिया और अहम केंद्रित भाषा पर अधिक जोर दिया था और उन्होंने माना था कि बच्चे अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके ज्ञान का निर्माण करते हैं, मतलब सक्रियात्मकता या फिर स्कीमा। हालांकि उनके सिद्धांत में सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका को लेव वाइगोत्स्की की तुलना में कम महत्व दिया गया था। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, ये भी आप याद रखिएगा। तो जिसमें उन्होंने बताया कि सामाजिक बातचीत और सांस्कृतिक उपकरण भाषा और समज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चा अपने साथी और वयस्कों के साथ बातचीत के माध्यम से नए शब्द, व्याकरणिक संरचनाएं और संवाद के नियम सीखता है, जिस पर जीन पियाजे ने अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया था। तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा इसमें। इसके बाद है भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालय के मध्याह्न भोजना जो है भोजन योजना यह प्रारंभ की थी। मिड डे मील एक तरीके से आप समझ सकते हैं। तो कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक या मानवीय? तो मिड डे मील जो योजना थी, तो यहाँ पर मानवीय जो इसको लिया गया है। अब जो ये मध्याह्न भोजन योजना मतलब मिड डे मील, इसका उद्देश्य था बच्चे को पोषण प्रदान करना जिससे वे स्कूल में उपस्थित रह सके और सीखने पर ध्यान केंद्रित कर सके। यह योजना अब्राहम मास्लो के मानवीय अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत का समर्थन करती है, विशेषकर उनके आवश्यकता पद अनुक्रम सिद्धांत का। तो ये आप याद रखिएगा, सिद्धांत 3 का था ये। तो मास्लो के अनुसार बुनियादी शारीरिक आवश्यकताएं जैसे कि भोजन, पानी, आश्रय सबसे पहले पूरी होनी चाहिए। यदि वे आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तो बच्चा उच्च स्तरीय आवश्यकताओं जैसे कि सीखने, सामाजिक जड़ और आत्मसम्मान पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। मध्याह्न भोजन योजना ये सुनिश्चित करके बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती है ताकि वे स्कूल में बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता, तो बच्चे स्कूल में आते हैं, अपना पेट वहाँ पर भरते हैं, 2-4 बातें सीख कर ही जाते हैं। तो मिड डे मील योजना जो है इस उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके बाद है व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत। अब समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया था तो ये हिप्पोक्रेट्स, क्रेचमर, शेल्डन या स्पिंजर कौन थे, किनके द्वारा दिया गया था समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत? और ये दिया गया था स्पिंजर के द्वारा। स्प्रिंगर कह लो, स्प्रिंजर कह लो, तो इनका था, नाम था इनका एडवर्ड स्पिंजर।
नाम में आपने हो सकता है स्पिंजर ही सुना हो। तो इनका नाम था एडवर्ड स्पिंजर। इन्होंने व्यक्तित्व का एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने मानवीय मूल्य के आधार पर 6 प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किया था। कौन कौन से? सैद्धांतिक, सत्य की खोज में रुचि; आर्थिक, उपयोगिता और व्यवहारिकता में रुचि; सौंदर्य परख, सौंदर्य सामंजस्य में रुचि; सामाजिक, लोग और परोपकार में रुचि; राजनैतिक, शक्ति और प्रभाव में रुचि; और धार्मिक, ब्रह्मांड और परम सत्य के संबंध में रुचि। जबकि हिप्पोक्रेट्स ने शारीरिक द्रव्य के आधार पर स्वभाव के प्रकार बतलाए थे। क्रेचमर और शेल्डर ने शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे। इसलिए समाजशास्त्रीय प्रकार के संदर्भ में स्पिंजर जाइए हमारा सी आंसर रहेगा। इसके बाद है सबसे उपयुक्त जीवित, यहाँ पर हाँ, तो सबसे अधिक उपयुक्त जीवित सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत है। अब ये इनमें से किन का था? लेमार्क, डार्विन और मैकडूगल या फिर मेंडल और हैरिसन भी लिख लेते हैं हम यहाँ पर। हैरिसन तो मतलब किन का था ये? तो डार्विन या डार्विन का था। तो सबसे उपयुक्त जीवित मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सिद्धांत दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। इनके प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का एक केंद्रीय विचार है, और यह अवधारणा बताती है कि किसी विशेष वातावरण में वे जीव सबसे अच्छी तरह से जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं जो उस वातावरण में सबसे अच्छी तरह से अनुकूलित होते हैं। और यह विचार उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रस्तुत किया था। पुस्तक का नाम आप याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। लेमार्क ने अर्जित गुणों की विरासत का सिद्धांत दिया था। मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम दिए थे, और मैकडोनल ने एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने वृत्ति सिद्धांत दिया था। इसके बाद आ जाता है साहचर्य का नियम। इसे समानता का नियम कह लो, वैषमता का, समीपता का, या ये सभी है। तो साहचर्य का नियम क्या है? तो सारे थे इसमें। अब जो साहचर्य है इसका नियम मनोज्ञान में बताता है कि विचार, संवेदनाएं और अनुभव एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। प्राचीन यूनानी दार्शनिक, विशेष रूप से अरस्तु और बाद में ब्रिटिश अनुभववादी जैसे कि जॉन लॉक, डेविड ह्यूम, इन नियमों का विस्तार से वर्णन किया था। इनके कुछ नियम हैं, जैसे समानता का नियम। समान चीज़ें एक दूसरे को याद दिलाती हैं, जैसे एक दोस्त की तस्वीर उसके बारे में याद दिलाती है। विषमता का नियम, विपरीत चीज़ें एक दूसरे को याद दिलाती है, जैसे दिन से रात की याद आना। समीपता का नियम, जो चीज़ें स्थानीय समय में एक साथ घटित होती हैं वे एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, जैसे बिजली चमकने के बाद गरज की याद आना। तो ये थे इनका समीपता, वैषमता और समीपता का नियम। तो ये आप याद रखिए। इसके बाद आ जाता है किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। तो किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, या ये सभी। तो किशोर अवस्था के बारे में है यहाँ पर, तो सारे ठीक हैं। अब किशोर अवस्था एडोलसेंस कह देते हैं, तीव्र शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तन का काल है, और इस अवस्था में संवेगों की तीव्रता कई तरह से प्रकट होती है, जैसे प्रतिकूल पारिवारिक संबंध हो गए। किशोर में स्वतंत्रता की इच्छा बढ़ती है, जिससे माता पिता के साथ संघर्ष या गलतफहमी हो सकती है, जो तीव्र संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं को जन्म दे सकता है। व्यवसाय की समस्या, भविष्य के कैरियर और पहचान को लेकर अनिश्चित चिंता और तनाव जैसे तीव्र संवेग पैदा कर सकती है। नई परिस्थिति के साथ समायोजन, स्कूल बदलना, नए दोस्त बनाना, या पहली बार डेटिंग करना जैसी नई सामाजिक परिस्थितियाँ किशोरों के लिए अत्यधिक भावनात्मक अनुभव हो सकती हैं।
तो इसलिए सभी कारक किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता के प्रकटीकरण में योगदान करते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक निष्क्रिय एजेंसी है? तो निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है यहाँ पर? स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय, कौन सा है? तो सार्वजनिक पुस्तकालय समाजीकरण का निष्क्रिय एजेंसी। अब समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी या फिर संस्था या स्थान जो व्यक्ति के सीधे तौर पर सामाजिक अंतःक्रिया में शामिल किए बिना सामाजिक मानदंड, मूल्य, जानकारी को प्रसारित करती है। परिवार, स्वास्थ्य क्लब और इको क्लब समाजीकरण की सक्रिय एजेंसी है, क्योंकि उनमें व्यक्ति सीधे दूसरों के साथ बातचीत करता है, नियम सीखता है और सामाजिक व्यवहार में संलग्न होता है। सार्वजनिक पुस्तकालय एक निष्क्रिय एजेंसी। यह ज्ञान, संस्कृति, सूचना तक पहुंच प्रदान करता है, लेकिन इसमें सीधे तौर पर सामाजिक अंतःक्रिया, औपचारिक समाजीकरण के अवसर नहीं होते हैं। तो व्यक्ति वहाँ अकेले पढ़ता है, सीखता है और सांस्कृतिक जानकारी प्राप्त करता है, लेकिन यह सक्रिय सामाजिक सीखने का एक मंच नहीं है। तो यहाँ पर क्या इसमें निष्क्रिय पूछा गया था, तो इसको छोड़कर सारे ठीक हैं। इसके बाद है कक्षा कक्ष में जेंडर, लिंग विभेद शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है। पूर्व शिक्षार्थियों के वृद्धिोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। तो कक्षा में जेंडर, लिंग विभेद जो ऑप्शन बी में है, शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है। जैसे कक्षा कक्ष है, इसमें जेंडर, लिंग विभेद का मतलब है लिंग के आधार पर छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। जब शिक्षकों या साथियों के द्वारा लिंग आधारित पूर्वाग्रह प्रदर्शित किए जाते हैं, जैसे लड़कियों को गणित में कमजोर मानना, लड़कों को भावनात्मक होने पर हतोत्साहित करना, तो ये बच्चे की प्रेरणा और आत्मविश्वास को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप उनके हास्योन्मुख प्रयास या फिर निष्पादन में कमियां आ सकती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी क्षमता लिंग आधारित पूर्वाग्रह से प्रभावित है, न कि वास्तविक योग्यता से। तो ये स्टीरियोटाइप थ्रेट का एक उदाहरण है। तो जेंडर, लिंग विभेदता बतानी थी यहाँ पर। इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन, छात्राएं गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तब के बारे में यहाँ पर ये तर्क के बारे में पूछा जाता है। तो गणित के सवाल अच्छे से सीखते हैं, लेकिन उन्हें कठिनाई तब आएंगी जब उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है, अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन रखती है, भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती है। तो इस आधार पर देखें तो कौन सा है? ये वाला, अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। हल्के शोध और सैद्धांतिक सिद्धांत उनसे स्पष्ट हो गया कि गणित की क्षमता या किसी भी अकादमिक क्षेत्र में लिंग आधारित कोई स्वाभाविक अंतर नहीं होता। ऐतिहासिक रूप से समाज में रूढ़िबद्ध धारणा रही है कि लड़के गणित में बेहतर होते हैं। हालांकि आधुनिक शिक्षा शास्त्र इस बात पर जोर देता है कि लड़कियों की गणित की क्षमता अपनी उम्र के लड़कों की समान ही होती है। यदि कोई अंतर देखा जाता है तो अक्सर सामाजिक सांस्कृतिक कारक अपेक्षा स्टीरियोटाइप थ्रेट के कारण, न कि जैविक अक्षमताओं के कारण। इसलिए यह कहना सबसे उपयुक्त है कि छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। इसके बाद आ जाता है अल्बर्ट बंडूरा। तो ये बंडूरा है, अल्बर्ट बंडूरा कर लेते हैं, पर बंडूरा का सामाजिक अधिकार सिद्धांत।
के अनुसार इनमें से कौन सा सही है? अब इनके अनुसार अगर हम देखें तो खेल अनिवार्य है और इसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मतलब मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा मानसिक द्वंद्व बीमारियों का कारण बनता है और संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार कौन से वाली बात ठीक है? ये वाली बात, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। अब जो अल्बर्ट बंडूरा जो है इनका सामाजिक अधिगम सिद्धांत था, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो ये इस विचार पर केंद्रित है कि लोग दूसरे के व्यवहार को देखकर और नकल करके सीखते हैं और इस प्रक्रिया को प्रतिरूपण मतलब मॉडलिंग या फिर अवलोकनात्मक अधिगम ऑब्जर्वेशन लर्निंग कहा जाएगा। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता की किताबें पढ़ते हुए देखता है तो खुद भी पढ़ने की कोशिश करता है। एक छात्र अपने शिक्षक को समस्या हल करते हुए देखता है और उसी तरीके का उपयोग करना सीखता है। किशोर अपने साथियों मशहूर हस्तियों के फैशन और व्यवहार का अनुकरण करता है। तो बालवर बंडूरा जो उन्होंने तर्क दिया था कि अधिगम केवल प्रत्यक्ष अनुभव या सुदृढ़ीकरण से नहीं होता बल्कि दूसरे के व्यवहार को देखकर भी होता है। तो ये जो हमारे आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और इसके बाद में फिर हमारे यहाँ पर आपकी जो हिंदी ग्रामर जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद में हमारे फिर हिंदी ग्रामर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन रहेगा, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद आपने बताना है। जैसे स्वतंत्रता आया है तो ये जातिवाचक भाव गुण या कोई सभी नहीं, तो क्या माना गया है इसको? अब इसमें अगर हम देखें तो इसको क्या माना गया है? भाववाचक माना गया है इसको। अब स्वतंत्रता जो है एक ऐसा शब्द है जो किसी भावगुण अवस्था या क्रिया के नाम को दिखाता है जिसे हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्वतंत्र विशेषण से बना एक भाव है, इसलिए एक भाववाचक संज्ञा है। और अन्य भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है जैसे बचपन, बुढ़ापा, मिठास, ईमानदारी, क्रोध आदि। अगला क्वेश्चन है, सड़कें चौड़ी बनाई गई। इसमें जो यहाँ पर ये चौड़ी जो आया है तो ये क्या है? सहायक करता है, पूरक, मुख्य क्रिया या फिर पूरक करता? तो यहाँ पर क्या है? अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो पूरक जो यहाँ पर इसमें माना गया है। जैसे यहाँ चौड़ी शब्द, जो चौड़ी शब्द है सड़कें, जो कि वाक्य का उद्देश्य है के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, बनाई गई क्रिया के अर्थ को पूरा कर रहा है। तो बनाई गई क्रिया के बाद यह सड़कों की अवस्था दिखला रहा है, बतला रहा है। ऐसे शब्द जो क्रिया के अर्थ को पूरा करते हैं या करते क्रम के बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं तो उन्हें पूरक कहा जाता है। यह सिर्फ विशेषण होता तो चौड़ी सड़कें होता, लेकिन यहाँ पर क्रिया के बाद आया है और कर्ता के गुण को बतला रहा है, तो क्या हो जाएगा? पूरक। नेक्स्ट है, शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है? शैशव, अब भाव, जाति, व्यक्ति या कोई सा भी नहीं। शैशव शब्द यहाँ पर क्या है? अब शैशव शब्द की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भाववाचक जो है इसमें ये माना गया है, तो शैशव शब्द क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। और शैशव जो शब्द है ये शिशु से बना है जो कि जातिवाचक शब्द का है और यह किसी व्यक्ति की अवस्था मतलब बचपन की कोई अवस्था उसको दिखाता है और यह एक अमूर्त विचार या फिर भाव है जिसे हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते या अनुभव कर सकते हैं, इसलिए एक भाववाचक संज्ञा का यहाँ पर ये उदाहरण है। नेक्स्ट है, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा आपने बतानी है। मनस्वी, मानवता, मनुष्यत्व या आदमियत। तो मानव शब्द के लिए भाववाचक संज्ञा कौन सी वाली रहेगी? तो कौन सा बनेगा इसे? मानव से मानवता और मनुष्यत्व, ये दोनों ही सही है, हालांकि दिए गए विकल्प में से मानवता अधिक समानता प्रयोग में आता है। वैसे देखने में दोनों ही ठीक हो सकते हैं। जैसे मानवता है, यह मानव होने का भाव, मानवीय गुण या समस्त मानव जाति का बोध कराता है, जैसे हमें मानवता की सेवा करनी चाहिए। और मनुष्यत्व की अगर बात करें तो यह मनुष्य होने का गुण या स्वभाव को दिखाता है, जैसे उसके अंदर मनुष्यत्व अभी जीवित है। तो दोनों ही मानव शब्द से बनी भाववाचक संज्ञाएं हैं। यदि एक विकल्प चुनना हो तो और संदर्भ स्पष्ट न हो तो मानवता अधिक व्यापक रूप से स्वीकार्य है। तो मतलब अगर मनुष्यत्व है तो मनुष्यत्व करना होगा, नहीं तो अगर दोनों है तो फिर मानवता आपने सही इसमें
करना होगा। नेक्स्ट है संज्ञा से निर्मित विशेषण है। अब दैनिक, आपसी, टिकाऊ, अगला, तो कौन सा है यहाँ पर? अब इनमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन जो ए में है तो यही है संज्ञा से बना हुआ दैनिक। दैनिक मतलब दिन, संज्ञा से बना है। दिन में एक प्रत्यय लगाने से दैनिक विशेषण बनता है, जैसे कि दैनिक कार्य, दैनिक समाचार। आपसी की अगर हम बात करें तो आपस मतलब एक प्रकार का अव्यय या सर्वनाम से संबंधित है। टिकाऊ की बात करें तो टिकना क्रिया से बना है, और अगला की आगे बात करें तो आगे अव्यय से ये बना है। तो दैनिक ही एकमात्र विकल्प है जो सीधे संज्ञा से यहाँ पर बना है। इसके बाद है बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप कौन सा बनेगा? बापा, बपोती, 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 मतलब कौन सा वाला बनेगा? एक ही है इसमें, ऐसे कर लेते हैं। तो संबंधवाचक बाप का कौन सा वाला बनेगा इसमें? तो बाप का जो है बपोती यहाँ पर बनेगा, तो बपोती हो जाएगा ये वाला। तो बाप से संबंधवाचक संज्ञा है बपोती। बपोती का मतलब है पिता से प्राप्त संपत्ति या फिर विरासत। तो ये दिखाता है कि किसी वस्तु का संबंध पिता से है। अन्य विकल्प में बापा बोलचाल का रूप है, बपोती वर्तन की ये त्रुटियां हैं। इसके बाद है बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। तो ये रहीम के द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है? बड़े बड़ाई न करे, जो बड़ा व्यक्ति जो होता है वो अपनी बड़ाई खुद नहीं करता, और बड़े बोल किसी को बोलने नहीं चाहिए, जैसे हीरा है वो अपने मोल स्वयं नहीं बताता। तो यहाँ पर ये विशेषण संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण क्या है? तो क्या है यहाँ पर ये? तो बड़े का प्रयोग जो है यहाँ पर संज्ञा के रूप में हुआ है। तो इन पंक्तियों में बड़े शब्द किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को संदर्भित कर रहा है जो स्वभाव से महान या फिर प्रतिष्ठित है, न कि किसी चीज की विशेषता बतला रहे हैं। पहली पंक्ति में बड़े बड़ाई न करे का मतलब है महान लोग अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते। तो कितने भी उद्योगपति है, कितने बड़े बड़े व्यक्ति हैं, अंबानी से लगा लो, तो ये अपनी बड़ाई अपने आप नहीं करते। तो यहाँ बड़े उन महान व्यक्तियों के लिए आया है। दूसरी पंक्ति में बड़े ना बोले बोल, इसका मतलब महान लोग बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। यहाँ भी बड़े व्यक्ति को ही दिखाया गया है। इसकी तुलना करें यदि यह विशेषण होता तो बड़े आदमी की विशेषता बतलाता, लेकिन यहाँ बड़े खुद ही एक संज्ञा की तरह व्यवहार कर रहा है। इसके बाद है शब्द के आधार पर मनुष्यता, शब्द में कौन सा भेद है? अब गुण है, जाति है, भाव है या प्रेरणात्मक है। तो शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्द का कौन सा भेद है? तो कौन सा भेद है ये? तो ये है एक भाववाचक संज्ञा जो ऑप्शन सी में दी गई है। तो जैसे कि पहले भी क्वेश्चन आया था मनुष्य से मनुष्यता, तो मनुष्य शब्द मनुष्यता जो है ये मनुष्य जो एक जातिवाचक है उससे बना है। यह मनुष्य होने के भाव गुण या अवस्था को दिखाता है जिसे हम छू या देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो उसके अंदर बहुत मनुष्यता है। अन्य भाववाचक संज्ञा जैसे कि मित्रता, बचपन, बुढ़ापा, खुशी, दुख आदि है। इसके बाद है कौन सा यहाँ पर एक समूहवाचक संज्ञा नहीं है? वर्ग, सेना, झरना या सभा समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अब नहीं है तो वो कौन से वाली हो सकती है? तो यही वाली झरना। बाकी और सभी में समूह का बोध करा रहे हैं। अब समूहवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? तो ये वे संज्ञाएं हैं जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराती हैं। जैसे वर्ग लगा लो आप, छात्र का वर्ग हो गया, सामाजिक वर्ग हो गया, तो समूह का बोध कराता है। सेना लगा लो, सैनिकों का समूह का बोध कराता है। अब सेना में कोई एक दो सैनिक तो है नहीं, सैकड़ों हजारों की संख्या में होते हैं। सभा लगा लो, लोगों का समूह। अब ये जब सभा आती है, रैली लगा लो, तो कि यही नहीं पता उसमें कितने व्यक्ति आ जाते हैं। तो झरना या किसी जलीय स्रोत या प्राकृतिक धारा का नाम है जो किसी एक वस्तु को दिखाता है, न किसी समूह को। तो ये एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? तो सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं कौन से में है? धैर्य, चतुराई, राधेश्याम, मतलब सही बताना है भाववाचक संज्ञा वाला। अब भाववाचक संज्ञा वाला इसमें देखें तो कौन सा है? यही है, आय, साधना, ऊंचाई। अब भाववाचक संज्ञाएं क्या है? तो भाववाचक संज्ञाएं में होती है जो किसी गुण, दशावस्था या भाव का बोध कराती है। धैर्य, चतुराई, राधेश्याम। तो इसमें राधेश्याम एक व्यक्ति है। अकेलापन, वृक्ष, दृढ़ता। यहाँ पर वृक्ष एक जाति है। आय, साधना, ऊंचाई। आय कमाने का भाव है और
साधना, साधना करने का भाव, मतलब जहाँ पर पूजा वगैरह करते हैं वैसे किसी की साधना, देव की भगवान की साधना करना, तो भाववाचक हो गई। ऊंचाई, ऊंचा होने का भाव भाववाचक है, तो इसे भी भावावस्था को दिखाते हैं। गाय, मूर्खता चालाकी, गाय भी एक जातिवाचक है, तो इसी को सही यहाँ पर माना गया है। इसके बाद है पशु चर रहे हैं। अब ये व्यक्तिवाचक जाति भाव या द्रव्य क्या है, पशु चर रहे हैं, तो इसमें क्या है ये। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो एक ये जाति का बोध हमें करा रहा है। तो पशु जो है किसी एक विशेष पशु को नहीं बल्कि सभी प्रकार के पशुओं की पूरी जाति या वर्ग को दिखाता है, और ये एक सामान्य नाम है जो एक ही प्रकार की सभी वस्तुएं प्राणियों के लिए प्रयोग में आता है, जैसे कि गाय, घोड़ा, कुत्ता आदि, तो ये सभी पशु की जाति में आते हैं। इसके बाद है साफल्य शब्द। अब ये भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है। तो साफल्य शब्द क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। अब साफल्य जो वो सफल से बना है, और यह सफल होने का भाव या सफलता को दिखाता है। यह एक अमूर्त अवधारणा है जिसे हम छू या देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं, इसलिए यह एक भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प है। गिरना, कूदना, जंगली या ठंडी, तो इन विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प है। सही कौन सा है, यही है ठगी। अब भाववाचक संज्ञा किसी भावगुण, अवस्था या क्रिया के नाम को दिखाती है, जैसे गिरना। गिरना क्या है, एक क्रिया है। खेलना, हंसना, पढ़ना, लिखना, ये सारी क्रियाएं हैं। वीडियो देखना, ये भी एक क्रिया है। कूदना, ये भी एक क्रिया है। जंगली, ये एक विशेषण है, जैसे जंगली जानवर। ठगी, ठगना, ये क्रिया से बना है और ठगने के भाव या धोखाधड़ी जात को दिखाता है। एक अमूर्त अवधारणा है, जैसे उसके साथ बहुत ठगी हुई, तो इसके लिए ठगी एक भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद आ जाता है बड़प्पन। किस प्रकार की संज्ञा है, भाव, जाति, व्यक्ति या पदार्थ। बड़प्पन, तो ये भी भाव के बारे में ही बतला रहा है। तो बड़प्पन किससे बना है, बड़ा विशेषण से बना है। यह किसी व्यक्ति के बड़ा होने के भाव या मानतों को दिखाता है। यह एक अमूर्त गुण है जिसे हम देख छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। उसने बड़प्पन का परिचय दिया, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद आ जाता है गरीबों की सहायता करो। गरीबों क्या है, विशेषण, विशेष्य, जाति या भाव। गरीबों की सहायता करो, तो एक जाति का बोध करा रहा है। तो जो गरीब मतलब जो मूल रूप से एक विशेषण है, शब्द का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है और उसके साथ किसी संज्ञा का प्रयोग नहीं होता। जैसे गरीब लोग की जगह केवल गरीब हो, तो यह संपूर्ण गरीब वर्ग या जाति का बोध कराता है। तो ऐसी स्थिति में जातिवाचक संज्ञा के रूप में काम करेगा, और यह किसी व्यक्ति या समूह की विशेषता नहीं बतला रहा है, बल्कि सीधे उस वर्ग को ही संदर्भित कर रहा है। अब गरीब में तो सब बहुत सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से भाववाचक संज्ञा है। भारत, मित्रता, लड़का, पेड़। मित्र से मित्रता बना है, तो यही है। तो भाववाचक वही होता है किसी भावगुण, अवस्था, क्रिया के नाम को दिखाती है। जैसे भारत है एक देश का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। मित्रता, मित्र जातिवाचक से बना है और मित्र होने का भाव या दोस्ती को दिखाता है, अमूर्त गुण है। लड़के की बात करें तो किसी जातीय वर्ग को दिखाता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। पेड़ की बात करें तो किसी जातीय वर्ग को दिखाता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। तो ये मित्रता जो है एक भाववाचक संज्ञा, मित्र से बना है मित्रता। इसके बाद आ जाता है यशोदा। यशोदा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, इसे जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करने से कौन सा विकल्प शुद्ध होगा। तो यशोदा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है और जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करने पर कौन सा विकल्प सही रहेगा। कृष्ण की माँ यशोदा थी, यशोदा की तस्वीर मैंने देखी है, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, वह यशोदा है। तो कौन सा है यहाँ पर, तो यही है ऑप्शन सी वाला, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। यशोदा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है और इसे जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करने पर कौन से वाला ठीक रहेगा, तो यही रहेगा। अब यशोदा जो मूलतः एक व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक ही है, क्योंकि एक विशिष्ट व्यक्ति मतलब भगवान कृष्ण की माँ थी, इनका नाम है। तो यहाँ पर जो ये बी डी जो है, इसमें यशोदा का प्रयोग विशिष्ट व्यक्ति के रूप में हो रहा है। लेकिन विकल्प सी में यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, यशोदा का प्रयोग एक गुण या आदर्श, जैसे कि लक्ष्मी के गुणों वाली स्त्री को दिखाने के लिए किया गया है, न कि किसी विशिष्ट व्यक्ति के नाम के रूप में। तो इस संदर्भ में यशोदा जो है उन गुणों वाली किसी भी स्त्री के लिए प्रयुक्त हो सकता है जो एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में बदल देता है। यह वैसे ही है जैसे हम कहते हैं कि वह तो अपने घर का गांधी है, तो यह गांधी एक गुण का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस कारण से ऑप्शन सी जो है इसको माना गया है।
इसके बाद है कि इनमें से किस विकल्प में भाववाचक समूह और जाति संज्ञा का शब्द क्रम सही है। तो कौन सा है जिसमें ये भाव समूह जाति का सही क्रम है। अब इसमें अगर हम देखें तो कौन से वाला हो सकता है, तो यही हो जाएगा दास्तव धोत जुलाहा। जैसे चांदी लगा लो, चांदी क्या है, एक द्रव्य में आती है, द्रव्य की श्रेणी में। पानी भी द्रव्य है, दौड़ भाववाचक है। कावेरी व्यक्ति है, दिवाली भी व्यक्ति है, वर्षा जातीय भाव है। दास्तव भाववाचक है, धोत समूहवाचक है, जुलाहा जातिवाचक है। अब दास्तव जो है दास से बना एक भाववाचक संज्ञा है। धोत पक्षी गायों का जो झुंड या समूह होता है उसको क्या देते हैं, समूहवाचक। जुलाहा कपड़े बुनने वाली जाति या वर्ग है तो जातिवाचक है, तो यही कर्म यहाँ पर माना गया है। मकान जाति हो गया, मैना जाति है, काला सागर व्यक्तिवाचक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका माना गया था, भाव समूह और जाति को दिखाता है। इसके बाद आ जाता है दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा बताइए। तो भाववाचक सर्व, सर्वे, सर्वस्व, सर्वो, सर्वत्र कौन सा है भाववाचक संज्ञा सर्व की, तो कौन से वाली बनेगी इसकी, सर्व की सर्वस्व हो जाएगा ये वाला। सब या सभी को क्या देते हैं, सर्व शब्द रूपी आता है संस्कृत में, तो सर्वस्व इसका बनेगा, इसका मतलब है सब कुछ या अपना सब कुछ। यहाँ सर्व के भाव को व्यक्त करता है किसी कि व्यक्ति ने अपना पूरा ध्यान धन या जीवन किसी एक उद्देश्य पर लगा दिया है, यानी अपना सर्वस्व दे दिया है, तो भाववाचक संज्ञा है। सर्वे एक क्रिया या सर्वेक्षण है जो सर्व बहुवचन रूप है, सर्वत्र एक अव्यय है, इसका मतलब सब जगह है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी जो इसको यहाँ पर माना गया है। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। गडड़ी, यहाँ पर कुछ ऐसा है शायद इसमें, तो गड्डी है यहाँ पर, ये गड्डी ऐसे है, गड्डी गड्डी अच्छाई और गुलाब गेहूँ, तो समूह का बोध कराता है। अब गड्डी जैसे नोटों की गड्डी होती है वो वही लगा लो, तो समूह का बोध करा रही है। गठड़ी भी क्या देते हैं उसको। अब समूहवाचक संज्ञा क्या है, जो किसी समूह झुंड समुदाय का बोध कराएगी। गड्डी जैसे पत्तों की ताश की गद्दी होती है, पत्तों की लगा लो, नोटों की लगा लो, भेड़ों का झुंड होता है, गड्डी समूह को दिखाते हैं। अच्छा से बना अच्छाई है भाववाचक संज्ञा। गुलाब एक जाति है और गेहूं एक अनाज का नाम है द्रव्य की श्रेणी में। इसके बाद इनमें से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अब जातिवाचक का उदाहरण नहीं है वो कौन सा है, हिमालय, नदी, पर्वत, झील। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण अब इसमें अगर हम देखते हैं तो कौन सा है, ये वाला हिमालय, ये जाति का बोध नहीं करा रहा है। अब जातिवाचक क्या है, जातिवाचक संज्ञा वह होती है जो किसी एक ही प्रकार की सभी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के समूह या जाति का बोध कराती है। जैसे नदी, पर्वत, झील सभी अपने अपने वर्ग की सभी वस्तुओं को बोध कराते हैं। कोई भी नदी, कोई भी पर्वत, कोई भी झील, इसलिए जातिवाचक संज्ञाएं हैं। हिमालय एक विशिष्ट पर्वत श्रृंखला का नाम है। जब किसी विशिष्ट वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम लिया जाता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है सखी किस प्रकार की संज्ञा है। पदार्थ है, भाव है, जाति या व्यक्ति। सखी तो जाति का बोध कराता है। तो सखी शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति को नहीं बल्कि मित्र या सहेली को की पूरी जो जाति हो या वर्ग उसको दिखाता है, और यह किसी भी मित्र या सहेली के लिए प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आ जाता है चतुराई। ये भी संज्ञा है, कौन सी है। जाति, भाव, पदार्थ या व्यक्तिवाचक। चतुराई तो कौन सी है, भाववाचक का उदाहरण है। किससे बना है चतुराई, चतुर शब्द से, विशेषण से बना है। यह चतुर होने का भाव या होशियारी को दिखाता है। एक अमूर्त गुण है जिसे हम देख सुन नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, और एक भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद आ जाता है वात्सल्य। वात्सल्य एक किस प्रकार की संज्ञा है। पदार्थवाचक है, भाव, जाति या व्यक्ति। तो वात्सल्य क्या है, भाववाचक है। वत्सल जो शब्द है प्रेम उससे बना है, और माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम या स्नेह के भाव को दिखाता है, और एक अमूर्त भावना है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद आ जाता है चलन। ये किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। अब ये व्यक्ति, पदार्थ, भाव या जाति कौन सी है, चलन, तो ये भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। चलन जो है चलना जो क्रिया उससे बना है, चलने का भाव, रीति रिवाज या प्रचलन उसको दिखाता है। आजकल यह फैशन चलन में है, ये एक अमूर्त उदाहरण है, इसलिए एक भाववाचक संज्ञा है।
इसके बाद है कक्षा, दल, सभा और सेना शब्द किस संज्ञा के परिचायक हैं? भाव, जाति, व्यक्ति, समूह। कक्षा, दल, सभा, सेना। तो ये सारे क्या समूह का बोध कराते हैं। कक्षा में भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, चाहे 50, 100, 200, 500 कितने भी हैं, तो कक्षा में आ जाएंगे। ऐसे ही दल है, ऐसे ही सभा और ऐसे ही सेना, तो इस समूह का बोध कराते हैं। कक्षा जैसे विद्यार्थियों का समूह हो गया, बहुत सारे बच्चे होते हैं। ऐसे दल हो गया, लोगों का समूह। ऐसे ही सभा हो गई, लोगों का समूह। ऐसे सेना और सैनिकों का समूह। तो ये सभी शब्द किसी एक वस्तु या व्यक्ति को बोध न कराकर एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराता है, इसलिए सभी समूहवाचक संख्याएं हैं। नेक्स्ट आ जाता है वकील का भाववाचक रूप आपने बताना है। क्या बनेगा? वकीलता, वकालत, वकीलता, वकीलत। कौन सा बनेगा वकील का? तो कौन सा बनेगा? वकालत हो जाएगा इसका। अब वकील क्या है? एक व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा है, पेशा है वकील का। तो वकालत उस वकील के कार्य या पेशे के भाव को दिखाता है, और यह वकील होने की अवस्था या वृत्ति को व्यक्त करता है, जैसे उसने वकालत की पढ़ाई पूरी की या वह अपनी वकालत में बहुत सफल है। इसके बाद है आत्मीय का भाववाचक संज्ञा रूप होगा। आत्मीयता, आत्मीय, आत्मीयपन या आत्मीय। तो आत्मीय का भाववाचक कौन सा बनेगा? यही बनेगा आत्मीयता, ऑप्शन ए वाला। अब आत्मीय क्या है? एक विशेषण है जिसका मतलब है अपनापन या घनिष्ठ। इसका भाववाचक संज्ञा रूप आत्मीयता होगा, जो आत्मीय होने का भाव या अपनापन को दिखाता है, जैसे मुझे उससे मिलकर बहुत आत्मीयता महसूस हुई। बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप बुढ़ापा, बूढ़ी, बूढ़ापन, बुढ़ापन। कौन सा बनेगा? तो बूढ़ा से बुढ़ापा यही होता है। बूढ़ा विशेषण है जो किसी व्यक्ति की अवस्था को दिखाता है, और इसका भाववाचक रूप कौन सा बनेगा? बुढ़ापा बनेगा। तो बूढ़ा होने की अवस्था को व्यक्त करता है, तो बुढ़ापा जीवन का एक अनिवार्य सत्य है, तो इसका आंसर ठीक है। इसके बाद आ जाता है इनमें से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा है? मोहन, लड़का, गंगा, जयपुर, बचपन, योग्यता, पहाड़, नदी। भाववाचक संज्ञा है। अब कौन से वाले में है भाववाचक संज्ञा? तो कौन से में हो सकती है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा? इसी में है, बचपन, योग्यता में। भाववाचक वही होता है जो किसी भावगुण अवस्था क्रिया के नाम को दिखाती है। जैसे यहाँ पर मोहन लड़का, मोहन व्यक्तिवाचक है, लड़का जाति हो गया। गंगा, जयपुर दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। बचपन, योग्यता, बचपन बच्चे की अवस्था है, भाववाचक है, और योग्यता योग्य होने का भाव या गुण है, तो भाववाचक संज्ञा हो गई। पहाड़, नदी दोनों जातियां हो गई। इसके बाद है इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है इसमें? तो यही है ऑप्शन सी वाली। जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक, प्रदीप। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जो किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव को बोध कराती है। अब जैसे गंगा, तालाब, नदी, समुद्र। गंगा व्यक्तिवाचक है, लेकिन तालाब, नदी, समुद्र जाति हो गए। बकरी, घड़ी, चाचा, होली। बकरी, घड़ी, चाचा जाति है, होली व्यक्तिवाचक है, त्योहार का नाम है। जनवरी, पृथ्वी, चौक, चांदनी चौक, प्रदीप। जनवरी एक महीना हो गया, पृथ्वी एक ग्रह है, चांदनी चौक एक स्थान का नाम है, प्रदीप एक व्यक्ति का नाम है। ये सारे व्यक्ति हो गए। नेक्स्ट है लड़का, ममता, हाथ, रामायण। लड़ाई भाववाचक हो गई या क्रियावीर कह सकते हैं आप। ममता भाववाचक हो गया, हाथ जातिवाचक हो गया, रामायण व्यक्तिवाचक हो गया। तो ये तो हमारे आपके हिंदी वाले क्वेश्चन थे, और इसके बाद फिर आप इंग्लिश ग्रामर वाले जो हमारे क्वेश्चन ये आ जाते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ब चूजिंग फ्रॉम द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट जो इसमें से सही फिल करना है। वन ऑफ द पीपल्स इन आवर क्लास ए कार। तो वन ऑफ द पीपल्स इन आवर क्लास ए कार। तो हमारी कक्षा के एक छात्र जो उसके पास कार है। वन ऑफ द पीपल्स, ओवन या ओवंस क्या आएगा यहाँ पर? तो किसका प्रयोग होगा? ओवंस का, यही हो जाएगा इसमें, बी वाला। द लॉयन ऑफ द ईस्ट डैश एन इंटरेस्टिंग बुक। द लॉयंस ऑफ द ईस्ट एक दिलचस्प किताब है। तो इज या फिर आर, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? तो इज द लॉयंस ऑफ द ईस्ट इज एन इंटरेस्टिंग बुक, यही हो जाएगा। वैसे अगर हम देखें तो दोनों भी ठीक हो सकते हैं यहाँ पर, तो इज भी आ सकता है और आर भी आ सकता है इसमें। एप्पल पाई एंड कस्टर्ड माई फेवरेट डिश।
सेब और ये कस्टर्ड जो मेरा पसंदीदा व्यंजन है। अब इज या आर क्या आएगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा इसमें, इज यही आ जाएगा, एप्पल पाई एंड कस्टर्ड इज माय फेवरेट डिश। इसके बाद 10 किलोमीटर से लॉन्ग वे टू वॉक, 10 किलोमीटर चलने के लिए एक लंबी दूरी है, तो क्या आ जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा आ सकता है, 10 किलोमीटर्स वाज ए लॉन्ग वे टू वॉक, तो यहाँ पर भी वाज और वर दोनों आ सकते हैं, क्योंकि बोथ वाज एंड वर आर पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन वेदर। 10 kilometers is treated as a singular unit of distance or individual kilometers. Often a distance is treated as a singular unit. So was यहाँ पर आ जाएगा इसमें was. मोहन as well as सोहन गिल्टी, was या फिर was, तो क्या आएगा इसमें, मोहन के साथ साथ सोहन भी दोषी है, तो क्या आ जाएगा, was यही आ जाएगा। क्योंकि मोहन एज वेल एज सोहन गिल्टी, तो वाज जो है इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है नेदर जोहन नॉर यू प्रेजेंट, न तो जॉन और नहीं आप वहां पर मौजूद थे। अब इज या एम, तो क्या आएगा इसमें, अब इसमें अगर हम देखें तो क्या आ सकता है, तो नेदर जॉन नॉर यू वर प्रेजेंट देयर, तो क्या आ जाएगा, ये वैसे वर भी आ सकता है यहाँ पर, ये अगर यहाँ पर अगर वर होता तो इसमें देखिए तो इस या एम में से कौन सा आएगा, इसमें कौन सा आ सकता है यहाँ पर, तो आर आ जाएगा यहाँ पर, ये आर होगा आर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर इसमें। इसके बाद है अदर शोभा और आई टू ब्लेम, या तो शोभा या मैं दोषी हूँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर इसमें, अब अदर शोभा और आई एम टू ब्लेम ऐसे हो जाएगा। तो अदर और नेदर नॉर होता है, आई एम हो जाएगा। नेदर ऑफ देम wrong, हैज़ या फिर हैव, तो इसमें क्या आएगा, कोई भी गलत नहीं था, उनमें से कोई भी गलत नहीं था, तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर, हैज़, नेदर ऑफ देम हैज़ wrong, तो हैज़ यह आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है द काउंसिल चूज इट्स प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट अपना अध्यक्ष चुना है, तो क्या आ जाएगा, हैज या द काउंसिल चूज इट्स प्रेसिडेंट, मेक या मेक्स, तो क्या आ सकता है यहाँ पर, तो मेक आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन गलत थे इसके, तो द काउंसिल चूज इट्स प्रेसिडेंट, तो क्या आएगा यहाँ पर, हैज़ का प्रयोग हो जाएगा इसमें। 2 and 2 फॉर मेक या मेक्स, तो क्या होता है, 2 and 2 मेक्स 4, ऐसे ही होता है, तो यही हो जाएगा, 2 और 2 4 होते हैं, तो मेक्स आ जाएगा इसमें। द कॉस्ट ऑल दीज आर्टिकल्स राइजन हैज़ या हैव, तो क्या आएगा इसमें, या मेक, 2 and 2 क्या होता है। अगर इसमें हम देखें तो बोथ मेक एंड मेक आर कॉमनली यूज्ड, मेक्स एम्फेसिस द रिजल्ट एज ए सिंगुलर आउटकम while make emphasizes the plural components. Makes is often preferred for mathematical sums, तो ये भी आ सकता है इसमें। The cost of all these articles reason, तो क्या आ जाएगा, has, यही आ जाएगा इसका।
तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।